हेलो, जल मंत्री उनके मंत्रालय उनके पास है और उन्हीं के विधानसभा में जहां पर आपने उनको वोट डालकर कामयाब किया, आपको पीने का पानी नहीं मिलता है बराबर, आपको पीने का पानी नहीं मिलता बराबर। तो हम जोशी साहब से पूछना चाहते हैं कि आप जब अपने विधानसभा में पानी नहीं पिला रहे तो अल्लाह जानता है राजस्थान में किसी घर में आप पानी नहीं पिला रहे होंगे। फिर आप जानते हैं कि यहां पर गरीबों का प्लॉट्स नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सत्ता में है, जिसको आपने वोट देकर अपना विधायक बनाया वो गरीबों को प्लॉट नहीं देते। नाला खुला नाला है यहां पर, नाले का काम नहीं होता। अस्पताल, जनाने अस्पताल की जरूरत है, उसको पूरा नहीं किया जाता। तो ये मसाइल का हल उस वक्त होगा जब आप यहां से जमील खां को कामयाब करेंगे। ये भाई कम करो। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि इस बार आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। 50 साल से आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आप कभी कांग्रेस का साथ दिए तो कभी कांग्रेस से नाराज होकर आपने बीजेपी का साथ दे दिया, मगर आज हम आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे अपील कर रहे हैं कि आपके पास एक मुतबादिल है, एक ऑल्टरनेट है, एक विकल्प है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। आपके ये विधानसभा हवा महल में यहाँ पर तमाम जो तकालीफ है उन तकालीफ का खात्मा होगा। आज आपको लड़ने वाले की जरूरत है। क्या ये बात सच नहीं है कि जोशी साहब के बेटे के ऊपर एक केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूं जोशी साहब, क्या आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सक रहे तो कैसे इस विधानसभा की मां और बहनों की इज्जत की हिफाजत आप कर पाएंगे? कैसे आप कर पाएंगे? आप जब अपने बेटे के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम उस पर है और जोशी साहब कांग्रेस में है, मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल गांधी, जोशी के बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बताओ राहुल गांधी, ये जोशी का बेटा क्या किया, तुम क्या करोगे उस बारे में? बताओ अशोक गहलोत, इस बारे में आपकी राय क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओवैसी से बचो, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। और ये जो काम कर रहा है उनका बेटा, इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं देंगे। और मुझे बताया गया कि जोशी साहब को यहां पर लोग क्या पुकारते? भाई साहब पुकारते ना, भाई साहब। अब मैं क्या हूं आपका? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? जोर से बोलो, कर बोलो, ताकत से बोलो। अब सुनाई दिया राहुल, मोदी भी सुन के चमक गए होंगे। ये कौन आया है यहाँ पर? ये कौन आया है यहाँ पर? ये जज्बे को 25 तक बरकरार रखना। ऐसा नहीं है कि सुबह में जाके ठूस हो गए। 25 की सुबह तक यहाँ विधानसभा में आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि मजलिस ने सरजमीन हैदराबाद पर, तेलंगाना में, दक्कन में क्या काम किया। हमारे वहां पर 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। भाई साहब की तरह हमारा कोई मंत्री नहीं है। मजलिस ने तेलंगाना में अल्पसंख्यक समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों के लिए तेलंगाना में
आज आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल खोले गए, रेजिडेंशियल स्कूल। तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के पास हम बैठकर बात किए और चंद्रशेखर राव साहब ने 210 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक मुस्लिम लड़कों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल, लड़कियों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल पिछले 9 साल से चल रहे हैं। 80,000 बच्चे और बच्चियां इसमें से पढ़कर निकल चुकी हैं। 1,20,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं अभी। ये होता है काम, ये होता है आपके वोट का सही इस्तेमाल। अरे मंत्री बनना आसान है, गरीब के बच्चे को स्कूल में फ्री पढ़ाना ये कामयाबी का काम है, ये ताकत है। मजलिस चाहती तो हमको मंत्री बन जाते, हमने कहा मंत्री नहीं बनना है हमको, हम आप गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खोलो। तो आज आप देखते हैं कि पूरे तेलंगाना में 1,20,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में। बच्चियों का स्कूल अलग, लड़कों का कॉलेज अलग, वहां पर उनको तालीम फ्री, खाना फ्री। आप अंदाजा लगाइए कि गरीब ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वालों के मैकेनिक, ऑटो ड्राइवर हैं, उनके औलाद स्कूल में पढ़ रही है और कामयाब होकर निकल रही है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन रहा है। आप बताओ, ये इनकलाब है। ये काम राजस्थान में नहीं हो सकता, क्या बताओ आप? ये काम आप राजस्थान में चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां पढ़े? तो कैसे होगा मेरे भाई? ये उस वक्त होगा जब आप मजलिस के मेलेस को कामयाब करेंगे। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। जादूगर है वो। जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। राहुल प्यारे, अशोक गहलोत जी, हम लोग 9 साल में 120 ऐसे स्कूल तेलंगाना में खोल दिए और मजलिस का कोई मंत्री नहीं है। आकर देखो राहुल गांधी, आओ जाकर देखो स्कूल में गरीब बच्चियां पढ़ रही हैं, हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर, निकाब पहनकर तालीम हासिल कर रही हैं। गरीब एक मैकेनिक का बेटा डॉक्टर बन रहा है, ऑटो ड्राइवर का बेटा एसडीएम बन रहा है। इसको बोलते वोट की अहमियत। मगर राजस्थान में क्या हो रहा है? किसी को डालो, वोट डालते रहो, हमको डालो, हमारे दादा को डाले, उसके बेटे को डालो, उसके बेटे को डालो, डालते रहो। बस हम मलाई खाएंगे, तुम गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। सत्ता हमको मिलेगी, हमारे घरों में चिराग जलेंगे, लाइट जलेगी, मगर वोट डालने वालों के घरों में चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं होंगे। तुम ताकतवर होगे और गरीब का बच्चा स्कूल को नहीं जाएगा। तुम मंत्री बन जाओगे मगर गरीब की बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। बताओ, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है मेरे भाई? मजलिस जब ये बात करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मुझे बदनाम किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ है। अरे मैं किसी समुदाय या किसी मजहब के मानने वालों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह राजस्थान में गुज्जरों का नेता सचिन पायलट बनना चाहता है, जिस तरह बैंसला साहब ने काम किया, जिस तरह राजपूत भाई हमारे जाट भाइयों ने अपना नेता बनाया, मैं यही चाहता हूं कि राजस्थान को असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि इस भट्टा बस्ती से कोई ऐसा नेता उठे, उनकी जनता को, गरीबों का एक नेता
जाए, इसीलिए इनको तकलीफ होती है। ये क्यों आ रहा है राजस्थान को? इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहां पर क्यों आ रहा है। अरे ओवैसी यहां पर अपने लिए नहीं आ रहा है, ओवैसी राजस्थान को आया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं राजस्थान को आता रहूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि तुम्हारा नेता हो, तुम्हारा नेता हो। एक नहीं बल्कि 100 तुम्हारे नेता खड़े हो जाएं, जो तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ सके, जो तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुमको ताकतवर बना सके, जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा कर सके, जो तुम्हारी माओ की आंखों में जो आंसुओं को पोंछ सके, जो तुम्हारा बाप रात भर करवटें लेता है तुम्हारे मुस्तकबिल को सोचकर वो आराम की नींद रात में सो सके, जो खौफ और डर जो नौजवानों में रहता है कि कहीं रात में पुलिस हमारे घर पर आकर उठाकर थाने ना लेकर जाए। मैं नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम अपना नेता बनाओगे। ये नेता आपको बनाना पड़ेगा, आप कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं। तुमको नेता बनना पड़ेगा, तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको एमएलए बनना पड़ेगा, तुमको गरीबों की आवाज बनना पड़ेगा। ये काम मजलिस राजस्थान में करने आई है। क्या आप हमारा साथ देंगे? आप हमारा साथ देंगे? क्या 25 तारीख को मजलिस का साथ देंगे? डरेंगे तो नहीं डरेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर यहाँ पर एक इख्तिलाफ को बर्पा करेगा। ये मजलिस का काम है, ये मजलिस की कोशिश है, इसीलिए हमसे दुश्मनी की जाती है, इसीलिए हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ओवैसी जाता है तो वोट को तोड़ देता है। अरे सुनो राहुल प्यारे, मैं तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता हूँ। तुम्हारी पार्टी तोड़ती आई है, तुमको 50 साल तुमने भारत पर राजनीति की, बताओ तुमने क्या दिया गरीबों को, बताओ तुमने मजलूमों को क्या दिया। तुमने फसादात दिए, तुमने राजस्थान में कुरान की बेहरमती का वाकया हमको याद है, तुमने जुनैद और नसीर की मौत हमको दी, तुम्हारी सत्ता है। तुमने इकबाल की मॉब लिंचिंग हमको दी, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम और असदुद्दीन ओवैसी का कहीं पर नाम आ गया तो राहुल हैदराबाद को आए थे, आकर बोले कि ओवैसी आसाम में भी इलेक्शन लड़ता है। मैं परेशान हो गया, मैं आसाम में अब तक नहीं लड़ा राहुल, अब सोचता हूं कि जब तुम बोल रहे हो तो जाकर लड़ो। मैं आसाम को नहीं गया कभी। हाँ, 2012 में जब बोडो का जुल्म शुरू हुआ और वहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए थे, मैं आसाम को गया था हैदराबाद से 50 डॉक्टरों की टीम को लेकर, 20 लाख की दवाएं लेकर मैं गया था लोअर आसाम। हमारे बदरुद्दीन भाई जानते हैं, रमजान के महीने में 10 दिन में था। तुम कहां थे राहुल गांधी? तुम तो नहीं आए उस वक्त। हम थे आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर आसाम की, लोअर आसाम की जनता के साथ। अब इनका एक ही मकसद है, मुझसे दुश्मनी क्यों है? मैं क्या इनका कुछ खाया हूं? नहीं। मुझे कोई मंत्री का पोस्ट चाहिए? नहीं। मैं क्या इनके तरफ रहा हूं इनसे हाथ मिलाने के लिए? नहीं। मैं क्या इनको देखकर खुश होता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ ठहरने के लिए चाहता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ फोटो लेने के लिए चाहता हूं? नहीं। इनको यही गुस्सा है कि ये कौन है जो गरीबों में इनकलाब को बर्पा कर रहा है, इसीलिए हमसे दुश्मनी है। अरे तुम क्या दे सकते? मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक ही तमन्ना है
कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि भारत के गरीब और मजलूमों का कोई नेता हो, तुम्हारी सियासी ताकत हो, तुमसे नाइंसाफी ना हो, हमारे बच्चों को जेलों में ना डाला जाए, हमारी मॉब लिंचिंग ना हो, हमको गोली कोई ना मारे। ये बात इनको पसंद नहीं आती, ये बात इनको पसंद नहीं आती। अरे तुम भारत को जोड़ रहे, मैं गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तुम भारत को मैं मजलूमों को जोड़ना चाहता हूं। तुम्हारे जोड़ने में और मेरे जोड़ने में फर्क है। तुम जब जोड़ने की बात करते तो तुम ताकतवर को जोड़ना चाहते, मैं गरीबों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, यकीनन भारत में नफरत में इजाफा हुआ है। जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत में नफरत में इजाफा हुआ है, भारत में शक में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है। कभी किसी को गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी किसी को नसीर जुनैद को किडनैप करके हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है। बताओ, यहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, अशोक गहलोत है, आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए बताओ? क्या अशोक गहलोत कब गए नसीर और जुनैद के परिवार से मिलने के लिए? 1 महीने के बाद गए। मेरे भाई, हमारे इमरान यहां पर खड़े हैं, ये कामा के हमारे मजलिस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, इनके साथ हम गए थे नसीर और जुनैद के साथ। मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद गए। क्यों गए 1 महीने के बाद? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत को मालूम आप कहां जाएंगे उनको छोड़कर। उनको मालूम, अरे कहीं नहीं जाएंगे, अपने हैं ये, इन पर जिंदा जला दो, इनको इकबाल की तरह मार दो, ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने पास ही आएंगे। अशोक गहलोत, अब ये तुम्हारे पास नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक दीवाना इनके दरमियान में खड़ा हो चुका है। अब ये दीवाने इस दीवाने की दीवानगी को देखकर अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, जुनैद और नसीर को मार दिया गया, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। वहां पर मोहतरमा एमएलए है, मंत्री है, उनको पैसे भी नहीं दिलाते हैं। मैं गया था जुनैद नसीर के घर को, वहां पर मालूम हुआ कि वो अपने भाई जो नीम पागल है उसके औलाद को भी पालता है। आप बताओ फिर कांग्रेस क्या कर रही है? जयपुर की ट्रेन जो गई मुंबई के करीब थी, 3 लोगों को गोली मार दी गई। रेल का कांस्टेबल वर्दी में है मगर आतंकवादी बन चुका था, नाम पूछकर गोली मार दी 3 लोगों को। सैफुद्दीन एक मरने वाले का नाम था जो बिहार से राजस्थान में आकर रहता था। हैदराबाद का एक लड़का भी उसमें शहीद हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री से कहा कि हैदराबाद का बच्चा शहीद हुआ है, आपकी सरकार उस मरने वाले के लिए इस ग्रेशिया दे पैसों का ऐलान करे। मुख्यमंत्री की सरकार ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम मरने वाले के परिवार के बच्चों के नाम पे अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, बेवा के लिए नौकरी देंगे। नौकरी का कागज हमने दिला दिया। हमने कहा उस बेवा को गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में घर मिलना चाहिए, घर के कागजात हमने दिला दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से, जो काम है, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, इतना लंबा थोड़ा किए तुम क्यों पूछ रहे? बैठो। अरे आगे से बैठे, अरे आगे से बैठे।
जानती हैं कि जो बच्चा मर गया सैफुद्दीन असगर जिसका नाम था, अशोक गहलोत उसको क्या दिए बताओ आप? अशोक गहलोत एक पैसा नहीं दिया उसको। क्यों नहीं दिए? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हैदराबाद का बच्चा ट्रेन में मरा तो हमारी सरकार को बोलकर सब करवा दिए। कहीं क्यों करवाए? क्योंकि वहां पर आपके लिए लड़ने वाले हैं, और यहां पर जितने आपके विधायक हैं 9 रत्न है, एकदम 9 के 9 रत्न है। बादशाह अकबर के जमाने में 40 रत्न थे, अशोक गहलोत के पास 9 के 9 रत्न है, अनमोल रत्न। ना इनका मुंह खुलता, ना इनमें कान में तकलीफ जाती, ना इनमें हिम्मत है बोलने की। तो ऐसे 9 रत्न को जिताकर क्या फायदा मेरे भाई? एक मर्द को कामयाब करो जो लड़ने वाला है, एक लड़ने वाले को पैदा करो। हमको सत्ता से कभी मतलब नहीं था, ना रहेगा। हमको इंसाफ से मतलब है, हमको हिस्सेदारी से मतलब है, हमको इज्जत से मतलब है, हमको हमारे जान और माल, हमारे बच्चों को तालीम के मकसद है, हमारे इलाकों में रोड लाइट सबका इंतजाम हो। इसका काम कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत को, कांग्रेस को करीब 39% वोट मिला था, जिसमें से 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपने दिया था ना वोट? 5 साल पहले दिया था ना? आपने दिया था ना? 39% में 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपको क्या मिला बताओ मुझे? क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। हाँ, आपको एक मिनिस्टर मिला आपको, और उनका मंत्रालय क्या था? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान दिया गया। तेलंगाना में भी एक मिनिस्टर है, तेलंगाना में भी एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान मिनिस्टर है। क्या मंत्रालय उनके पास? होम मिनिस्टर है। वो होम मिनिस्टर या कब्रिस्तान का मिनिस्टर। फर्क महसूस करो आप। और फर्क ये बता रहा है कि आपके पास जब सियासी ताकत होती है तो हुकूमत को बनाना पड़ता है। अशोक गहलोत का मालूम, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप फिर आके उनके गोद में आके बैठेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। मगर मेरे भाई, ये तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको। और फिर आप देखते हैं कितना बजट अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री का है। 1 साल पहले 99 करोड़ था। मैंने आकर आईना दिखाया अशोक गहलोत को, तो उनको जरा शर्म आ गई, तो उन्होंने ऐलान किया कि इस साल 250 करोड़ कर दिए। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़ है। 2200 करोड़ है। मजलिस के 7 एमएलए है, कोई मंत्री नहीं है। 2200 करोड़ में से 16, 17, 1800 करोड़ रिलीज हो जाते। ये ताकत है। राजस्थान में 6 राज्यसभा के एमपी है। अशोक गहलोत, राहुल गांधी ने किसी एक अल्पसंख्यक समाज के आदमी को नहीं दिया। केरल के आदमी को दिया, महाराष्ट्र के आदमी को दिया, हरियाणा के आदमी को दिया। क्यों नहीं देते आपको? इसलिए नहीं देते राहुल गांधी, अशोक गहलोत कि जयपुर से दिल्ली तक राजस्थान में को आपका नेता ना बन जाए। इसीलिए नहीं देते आपको। और मजलिस ये चाहती है कि ऐसे आदमी को आपके सामने खड़ा किया जाए जिसके चेहरे को देखकर आप कहेंगे कि हाँ, ये जो मैं चेहरा इसका देख रहा हूं, ये मेरी तकलीफ को समझेगा, ये मेरी लड़ाई लड़ेगा, और वो काम मजलिस करके दिखाएंगे आपके साथ इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे दबन गुजारिश ये है कि 25 तारीख के दिन पतन के निशान पर मजलिस को वोट दीजिए। यकीनन बीजेपी को सत्ता में आने मत दीजिए राजस्थान में इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को रोकना है हमको। मगर याद रखो, कहीं रोकने में अपने घर को अंधेरे में मत डाल दो। मेरे भाई, तुमने जिसके लिए